बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद फराज के शेर का मफहूम है, आखिरी मिसरे का मफहूम है कि कैसे भी हालात हों लोगों अपने आप को तकसीम ना करना। मुखातिब थे हमवतनों से बात हो रही थी तकसीम की, और सियासत ने बिला आखिर बदकिस्मती के साथ तकसीम दर तकसीम का वो मामला किया है कि लोग किसी पे एतबार करने पर आज तैयार नहीं हैं। कमिश्नर भी आए हैं रावलपिंडी के सामने, किस तरह के इल्ज़ामात लगा के सामने आए हैं, सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत कौन बनाएगा, कोई हुकूमत बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इन्हीं तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, कमिश्नर रावलपिंडी की खबर जाहिर है कि आपकी नज़र भी गुजरी होगी, चीफ जस्टिस साहब का भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ चुका है। सूरत कुछ जो है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि जिसके अंदर कमिश्नर साहब के अपने कंडक्ट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि जब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है? देखिए, पार्टी का मौकफ तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि पार्टी का मौकफ तो होता है जब कोई मीटिंग इस पर तय की जाए और मीटिंग में बैठ के डिस्कशन करने के बाद एक लाए-अमल तय किया जाए। मेरी जाती राय में कमिश्नर एक इररिलेवेंट आदमी है, उनका इस प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं था। जो उन्होंने बयान दे दिया है और उन्होंने कहा मेरे हाथों हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के आरओज और डीआरओज थे। डीआरओज डिप्टी कमिश्नर्स थे, आरओज मुख्तलिफ महकमों से भी थे, सरकारी मशीनरी भी थी। कमिश्नर का ऑफिस तो कहीं इसमें मैटर ही नहीं करता, और वो डायरेक्टली आरओज जो थे या डीआरओज जो थे वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के साथ मुतालिक थे। इलेक्शन के बारे में सवालात सारी जमातें उठा रही हैं, मेरी जमात ने भी सवाल उठाए हैं, बाकी जमातें भी सवाल उठा रही हैं, मीडिया भी सवाल उठा रहा है, वो अपनी जगह। लेकिन उन्होंने जो प्रिसाइसली एलेज कर दिया इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और चीफ जस्टिस साहब को, जिनका इस पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी उससे एलेज कर दिया कि धांधली के अमल की वजह से ऐसा हुआ है। तो एक शख्स जो रिटायर होने के करीब खड़ा है और अजीब सा किरदार है, उसका इस मौके पे कि आज पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है और वो इस वक्त बयान दे के उसको कंफ्यूज करे और फ्यूल अप करे, सिवाय इसके क्या हो सकता है? यानी आप गौर कीजिए ना कि कमिश्नर के ऑफिस का इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो कायरा साहब, कराया गया, मेरा जमीर पे बड़ा बोझ आ गया है फलां, ये बात उनके अगर 16-17 हल्के हैं तो 16-17 वहां पे आरओज होंगे, वो एसीज होंगे, वो डीसीज होंगे, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, एजुकेशन के लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन के लोग होंगे, उनसे सब कुछ हुआ होगा ना, उस पर शामिल होंगे अगर ऐसा हुआ तो ये बात तो हम ये नहीं कह रहे कि इसका कंटेंट क्या है। इसको जज करने के लिए, मीडिया को इसके ऊपर प्ले अप करने के लिए दिन को ही चाहिए था कि इस पर जरा गौर करता कि क्या ये काबिले समाअत बात है, इस बात में कोई वजन हो सकता है, इसको डिबेट करना है, क्रेडिबिलिटी क्या है इस बात की। तो कायरा साहब, आपको इसके पीछे मोटिवेशन क्या लगता है? इलेक्शन के अमल का मतनाजा करना है, या जिस तरह से बाज लोग कह रहे हैं कि कोई आलमी साजिश भी हो सकती है कि जिसका एक मोहरा हो ये साहब? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ जी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है ना किसी आलमी साजिश का, लेकिन है तो बहरहाल कुछ कि इसके पीछे क्या मुहर्रक था, खोलना चाहिए जरूर कि वो शख्स इलेक्शन कमीशन को, चले इलेक्शन कमीशन के ऊपर सियासी जमातों ने भी सवाल उठाए हैं, हमने भी उठाए हैं, इलेक्शन के ऊपर भी उठाए हैं, और पाकिस्तान में इलेक्शन अक्सर इलेक्शन मुतनाज़ा इलेक्शन रहे हैं, उनमें कई सारे सवाल रहे हैं और हम उन सारे सवालों के साथ असेंबलियों में जा रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो इलेक्शन से मुतालिका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिका है, और वो एक ऐसा कैटेगोरिकल बयान दे रहा है और पाकिस्तान के टॉप जो ओहदे हैं उनको एलेज कर रहा है और कह रहा है कि जी 70 हजार वोटों से हारे हुए लोग जितवा दिए गए और फलां कर दिया गया और मेरे जमीर पे बोझ है। किस जमीर पे बोझ है भाई? तेरे जिम्मे काम कौन सा था कि तुझसे लेकर जमीर पे बोझ डाला गया? सो मुझे तो उस शख्स की इंटेंशन पे और उसके कंडक्ट पे एतराज है, मुझे उसके कंटेंट पे बात की बात है, कंटेंट के ऊपर देखा जाए, लेकिन ये क्या बात? अच्छा कायरा साहब, सिंध में एहतजाज जीडीए ने गुज़िश्ता रोज किया है, एक वो भी जो है वो इलेक्शन के हवाले से पीर साहब पगारा के किरदार को लोग बड़ी अहमियत का आमिल किरदार करार दे रहे हैं कि वो तो इस तरीके से सियासी जलसों से खिताब करते हुए दिखाई नहीं दिए माजी के अंदर, और पुराने पीर साहब जो थे इनसे पहले इनके वालिद उन्होंने भी पीएनए की तहरीक में एक दफ़ा हिस्सा लिया। तो पीर पगारा साहब का बिगड़ जाना, ये सारे मामलात आपस में कोई कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं या आपको लगता है कि मामूल का एहतजाज और हक है उनका? देखिए, एहतजाज करना तो हक है,
पीर साहब इससे पहले भी शिकस्त होती रही, पहली दफा तो नहीं है। कोई ये तो नहीं है कि उनकी विरासत में आई सीट है। वो भी एक सियासी फिगर है, बिल्कुल एक हकीकत है, लेकिन हमारी जमात के लोगों ने उससे पहले भी उनको शिकस्त दी, अब भी शिकस्त हुई है। उनको गिला है तो किससे है? जिससे है उससे करें। ठीक हो गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो बातचीत चल रही है, उसमें आप अभी मौजूद हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो मीटिंग्स के कंटेंट हैं वो सारा बता दें, लेकिन किन अमूर के ऊपर बात हो रही है, अगर कोई मीडिया के लिए कुछ चीज़ हो इसमें? देखिए, हमने मीडिया को जितना बता सकते थे अभी, क्योंकि बातचीत जारी है, उससे ज्यादा बता नहीं सकते सर, क्योंकि तजावीज जो है वो शेयर नहीं की जाती। बेसिकली तो हमने तो ये तय किया था पहले दिन से ही कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात करने के लिए यकीनन जमातें मशावरत करती हैं, और मशावरत करके हम चाहेंगे कि आइंदा के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाए ताकि कोई डेडलॉक ना हो और जो भी हुकूमत बने वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अच्छा कारा साहब, मैंने एक बयान आपका देखा था, बयान क्या बल्कि टीवी का एक क्लिप मैंने आपका देखा, मुझे आपकी बात से ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई कि आपने एक जिम्मेदार सियासतदान की हैसियत से कहा कि हुकूमत साजी के अंदर अगर कोई मुश्किल आ रही है, तो मेरे ख्याल मज़हर अब्बास साहब थे, उन्होंने कहा कि जी आप साइड में बैठ जाएं, आपको कौन कहता है कि आप वो करें, तो आपने कहा हम कैसे साइड में बैठ जाएं, ये हमारा काम है, हमारा काम सियासत करना है और सियासत में मुल्क को, रियासत को बचाना है। मुझे अप्रिसिएशन मैं इसलिए सिर्फ आपकी कर रहा हूँ कि इस सारे मामले के अंदर इस वक्त जो हुकूमत साजी का मामला है, महसूस ये होता है कि नून लीग भी उससे पीछे हटना चाहती है। जो बयानात मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कभी ऐलान करती है कि हुकूमत बनाएंगे, कभी कहती है कि जी नहीं बनाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं और उसमें सोल्यूशन क्या क्या है सियासतदानों के पास? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि तहरीक इंसाफ तो हुकूमत बना ही नहीं सकती, हम भी नहीं बना सकते, मुस्लिम लीग भी नहीं बना सकती। किसी एक जमात के पास वो अक्सरियत नहीं है कि वो अकेले या कुछ छोटी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाए। इन तीन जमातों में से दो ने मिलना है तो हुकूमत बननी है। अगर हुकूमत नहीं बनती तो ऑलरेडी जारी जो बहरान है मुल्क का, उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, फ्यूल अप हो जाएगी चीजें। और कुछ हमारे एनालिस्ट भी बातें कर रहे हैं, ये मदर साहब से भी उस दिन यही बात हुई इसी तनाजुर में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग साइड पे बैठ जाएं, आप क्यों उसका साथ देते हैं? तो मैंने कहा मदर साहब, एक एनालिस्ट के तौर पे आप कह सकते हैं, तजिया निगार मुझे कह सकता है, लेकिन मैं सियासतदान हूँ। मैंने मुश्किल तरीन हालात में भी मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनका हल देना है, चैलेंजेस को बढ़ाना नहीं है। आप जो रास्ता मुझे तजवीज कर रहे हैं वो चैलेंज को बढ़ाने का है, वो मुल्क को एक और बहरान में दाखिल करने का है। और मैं और मेरी जमात तो वाज़ेह तौर पे हम कह रहे हैं, मैं तो इलेक्शन से पहले भी कहता रहा, करे ये इलेक्शन पाकिस्तान को बहरानों से निकालने वाला इलेक्शन बने, ये किसी नए क्राइसिस का सामान पैदा ना कर दे। और आज पहले से मौजूद बहुत सारे बहरान हैं, अब मजीद अगर ऐसा हो तो ये बहुत खौफनाक बात है। तो कारा साहब, जो बात आप कर रहे हैं इसका इदराक दोनों सियासी बड़ी जमातों को भी है? देखिए, हम जमातों को एहसास है तो हम बैठे हुए हैं, हमारी क़यादतें बैठी हैं, हम कमेटियां बन के बैठे हैं, और हमने वाज़ेह तौर पे मुस्लिम लीग को ये अंदिया दिया है कि आप हुकूमत बनाइए। आपको लोगों ने अक्सरियत दी है, आपके पास अक्सरियती वोट है, हमारे पास नहीं है। हमने उनको कह दिया है, अब हम उनके साथ बैठ के वे फॉरवर्ड बना रहे हैं कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए, क्या इक़दाम उठाने की जरूरत है जिसकी बुनियाद पे चीजें बेहतरी की तरफ जा सके। अच्छा, जरदारी साहब से राब्ता है, शेर अफजल मरवत साहब ने एक दिन ये शुरली छोड़ी थी, तो उसमें कोई हकीकत है या जिस तरह सारे उनके बयानात होते हैं वैसे ही है? जिसको आप खुद शुरली कह रहे हैं उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? शुरली है इसका मतलब। अच्छा, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के इमरान खान साहब की तरफ से मंसूब एक बात आई है कि वो फतेह मक्का भी चाहते हैं। फतेह मक्का से मेरी मुराद ये कि उसके बाद जो आम माफ़ी का मामला था वो भी चाहते हैं, और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के हवाले से तजवीज़ कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब भी 2-3 दफ़ा इसको रिपीट कर चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ सीख गई है, खैर मकदम करेंगे, या आपको लगता है कि ये ऐसे हवाई बातें? यार, अभी मैं इस बात को ना संजीदा नहीं ले रहा। तो तहरीक इंसाफ का एक अलमिया है, वो बड़ी एक हकीकत है, एक जमात है, उनको अक्सरियत मिली है, बिल्कुल उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उनका एक जो अजीब सा मिजाज है कि एक साहब कोई बयान देते हैं, फिर उसकी तरदीद आ जाती है, दूसरा कोई बयान देता है, फिर उसकी तरदीद आ जाती है। हमारी तरफ से ये बात बहुत पहले, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की थी जब COD किया था जनाब। ये उनका ख्याल था कि ऐसा होना चाहिए, और भी कुछ चीजें थी, वो उस वक्त उस पर एग्रीमेंट ना हो सका, लिहाजा ये मामला रह गया। आपको ये भी याद होगा कि हमारी CEC में भी इस बात का जिक्र किया गया, और फिर जरदारी साहब ने जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का जिक्र किया
कि इसके जरिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारी तरफ से तो ये ख्याल मौजूद है, क्योंकि आप अपने मुखालिफों को खत्म तो नहीं कर सकते। माजी की गई गलतियों का इकरार और उससे आगे बढ़ने के रास्ते ही ले सकते हैं ना, माजी से सीख सकते हैं। बिल्कुल, माजी में जिंदा तो नहीं खड़े रह सकते ना आप। बिल्कुल। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की जो तैनाती है, अगर उससे इसको कनेक्ट करके देखें तो वो भी कोई बहुत एग्रेसिव किस्म का काम नहीं है कि एक शख्स जो मतलूब है, इश्तिहारी है, वो सीएम का उम्मीदवार हो जाए, जलसे करे, जुलूस करे, प्रोटोकॉल मांगे। देखो भाई, लगता तो यूं ही है कि पीटीआई इस लड़ाई को बढ़ाना चाहती है। पीटीआई मामलात को सुधारने की तरफ लेके नहीं जा रही, बल्कि मामलात को खराब करने की तरफ लेके जाना चाहती है। उनको शायद लड़ाई उनकी टेक्टिकली सूट कर रही हो, वो ये समझ रहे हो, लेकिन अब इस पे हम क्या बात करें। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद होंगे, कमर दिलशाद साहब। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कमर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर साहब, ये फरमाइएगा कि जो कमिश्नर है उसके इख्तियारात क्या होते हैं जब DROs और ROs की जिम्मेदारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास हो, तो कमिश्नर किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है? और अगर कमिश्नर पिंडी की बात की जाए ख़ास तौर पर, तो इस वक्त आपके पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक उनके पास क्या इख्तियारात थे, किस हद तक वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे? देखा जी, इंतजामी तौर पर तो जो कमिश्नर जो होता है डिवीजन का, वो होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखना, पुलिस रेंजर हर चीज का तमाम इसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह के बाद साथ ही भी होता है कि स्टाफ जो होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन का अमला, उनको बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये तमाम जो है इंतजामी इख्तियारात तो कमिश्नर के पास ही होते हैं। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो हुकामात जारी करता है इंतजामी हालात के मुताबिक या इंतजामी अमूर के मुताबिक, वो कमिश्नर को ही हुक्म जारी करता है। बाकी जितने भी इलेक्शन के मामलात होते हैं, तमाम जितने भी बैलेट पेपर हो, इलेक्शन मटीरियल हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो तमाम के तमाम जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के मतहत होते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं इस दफा इंतजामिया से लिए गए थे, तो जाहिर है इसके बाद पूरे जिले का फिर एक होता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, वो जो सीनियर ऑफिसर होता है डिप्टी कमिश्नर लेवल का, तो वो पूरे जिले का कोई इंचार्ज बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उसके अंडर तमाम रिटर्निंग ऑफिसर उसके अंडर होते हैं। कमिश्नर का बादी नजर में बज़ाहिर कोई रोल नहीं होता इलेक्शन के मामलात में, और जो रिटर्निंग ऑफिसर जब रिजल्ट तैयार करता है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट तैयार करते हैं, उसमें कमिश्नर का कोई अमल दाखिल नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब जैसे इन्होंने जो इल्जाम तराशी की है तो ये गैर मुनासिब ऐसी बात, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट कमिश्नर डिवीजन का, तो ऐसी बात कहना और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। लेकिन बात ज़ाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको तो क्रिटिसाइज हर कोई करता है, जो भी हारने वाली जमात होती है वो हमेशा चीफ इलेक्शन कमीशन को अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। ये तो रवायत शुरू से चली आ रही है 1956 से। लेकिन मसला ये है कि कमिश्नर साहब ने जो इस्तीफा दिया है, ये उनका अपना आसान तरीका ये हो सकता था कि जी मुझे इलेक्शन को ताफजात है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बस इसके बाद अपने घर चले जाते। अगर ज्यादा से ज्यादा अपनी ख्यालात के मुताबिक या अपने जहनी या तौर पर जैसे उनको महसूस उन्होंने किया, लेकिन इस तरह से इल्जाम तराशी करना, पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में कहना, इससे उनकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको नुकसान पहुंचा। अच्छा कंवर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर वो सच्चे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम लगा के कहते हैं अगर वो सच्चे हैं, तो वो किस तरह का सब्सटेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो उनकी मातहती का सब्सटेंस हो? यानी कि एक चीज़ तो ये है कि मुझे कोई लाकर दे दे, एक चीज़ ये है कि मेरे मातहत लोग जो है वो मुझे दें कि जी आपका हुक्म था सर, हमने ये सब कुछ किया है, और मैंने मातहतों को जो है वो पूरी मेरे पास चेन भी हो कि मैंने किस तरह से बताया। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर से कि वो उनको कहेंगे धांधली करो। तो सारी सूरत हाल में इनके पास सबूत क्या हो सकते हैं? देखो जी, अगर किसी ने ये इंतहाई बचगाना बयान पढ़ा है, हालांकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ लियाकत चिश्ता साहब की, बड़े ईमानदार और दयानतदार किस्म के हमने उनको महसूस किया, मैं पाया। उन्होंने अपने हमारे चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब का जितना भी डेवलपमेंट की जो तरक्याती काम थे पिंडी के, उन्होंने पिंडी का नक्शा बदल दिया, तो बेहतरीन अपना किया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के मामले में उनका दखल नहीं था, किसी मामले में नहीं था।
तो ये बात कहना इस तरह का, सारे जो है ब्यूरोक्रेट है, मैनेजमेंट के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के लोग हैं, तो वो कैसे कमिश्नर साहब की बात में आएंगे, या कमिश्नर साहब कैसे इनको कह सकते थे, जिन्होंने इस तरह ये सारी बात जो थी ये नजर नहीं आ रहा, ऐसी रवायत नहीं होती। लेकिन बहरहाल अगर ये मामला तो अच्छा नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि ठीक है, कंटेम्प्ट तो इलेक्शन कमीशन के, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं टीवी पे देख रहे हैं कि कंटेम्प्ट के तो जिम्मे भी नहीं आते, लेकिन वो बहरहाल को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इनको इलेक्शन कमीशन जो है वो तलब कर सकता है, इलेक्शन कमीशन तलब कर सकता है इनको, और पूरा कमीशन चार मेंबर ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी जो चीफ इलेक्शन कमीशन भी ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो वो इस लिहाज से ये सारे मामला को देखें तो कि आप हमें इल्जाम लगा, हमें बताएं किसने कहा, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ताकि हम इसके बारे में कार्रवाई करें, अपने सबरी इंक्वायरी करें। तो ये इस तरह से तो बात इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। ये महज ये बयान दे देना कि जी कंटेम्प्ट लग गया, कंटेम्प्ट तो इमरान खान भाई को लगा हुआ 3 साल हो गए, अभी कोई असरअंदाज ही नहीं हुआ उसके ऊपर। तो अच्छा, ये सारी चीजें जो है इसको बुलाएं, तलब करें, रिपोर्ट मांगे, अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर फैसला करें, डिसमिस भी कर सकते हैं, सारे मामले कर सकते हैं, लेकिन मामला ये है इस तरीके से करें। लेकिन मुझे कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट, मुझे उनकी पॉलिसी देखते हुए मुझे नापसंदगी मुझे वही महसूस, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अफजल खान साहब एक 2013 के अंदर होते थे जिन्होंने 35 पंचर के बयानी को तकवीद दी जो इमरान खान साहब ने उस वक्त अपनाया था, तो उनके सारे तर्जमल फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने के बाद सारी मराद भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में स्टेज पर भी वो नजर आना शुरू हो गए। तो अफजल खान साहब के केस से कितना मुमासलत रखता है ये केस? जनाब, मैं ये अर्ज करूं आपसे, ये मामला इतना आसानी से छुटने वाला नहीं है। हम तारीख के स्टूडेंट हैं, तारीख मेरे पास से गुजरी है। ये जनाब मार्च 77 में भी यही वाकया पेश हुआ था, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म, इतना ताकतवर प्राइम मिनिस्टर अब कोई मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके वक्त में भी 4 उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नरों ने इस्तीफे दिए थे। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने इस्तीफा दिया था, आतरमुल्लाह के वालिद थे। तो वो जनाब ये सारे मामला वो देखते हैं, इस्तीफा देते हैं इस मामला को देखते हुए। लेकिन बहरहाल ये सारे, अब इसके बाद इंतहाई 3 या 4 ममालिकों के जो थे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर ने भी इस्तीफे दे दिए थे, जिसमें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल गुल हसन भी शामिल थे, और इसके बाद चीफ एयर मार्शल रहीम खान भी थे। तो ये सारे ऐसे मौके पर इस्तीफे आया करते होते हैं, लेकिन मामला हालात को कंट्रोल भी बड़ा मुश्किल हो गया था। बल्कि यहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने डायरी पढ़ी थी, गालिबन अयाज मीर ने भी इस्तीफा दिया था, ये 3rd सेक्रेटरी थे रशियन एम्बेसी में। अच्छा। तो ये सारी चीजें ऐसे मौके पर जज्बात में आके लोग इस्तीफे देते रहते हैं, तो बाद में पिस्ताते ही बड़े। अयाज मीर बड़ा पिस्ता रहा आज तक, जी मैंने बड़ा गलत किया इस्तीफा देकर। तो ये इस तरह के जज्बात में आके लोग इस्तीफे देते रहते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ता कोई। अच्छा, दोबारा इंतखाबात का कुछ लोग शोशा छोड़ रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई ऐसा मुतालबा है कि जो अकल के दामन को साथ पकड़ कर हो? ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। इसमें हमारी निगरान हुकूमत उसको संजीदगी से, इसलिए के पास इख्तियार नहीं है, निगरान हुकूमत के पास तो महदूद इख्तियारात हैं। मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, हमारे भी इख्तियारात बड़े महदूद हैं। हमारे तो 8 फरवरी के बाद तो वैसे इख्तियारात और मजीद कम हो गए। तो ये सारे मामला को देखते हुए ये सारा काम जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का काम बनता है कि वो इसके बारे में नोटिस लें, इसमें बाकायदा आगे बढ़े और देखें कैसे हो गया। वफाकी हुकूमत के पास भी इख्तियारात नहीं है। हमारी सूबाई गवर्नमेंट तो सिर्फ स्टेटमेंट दे देगी, बड़ा अफसोस है और ज़हनी मरीज है, इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन मसला जो उसको हल निकालना बड़ा हो जाएगा। इंटरनेशनल प्रेस ने इसको बड़ा इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या रोल अदा कर सकता है? इंटरनेशनल प्रेस ने इतना बुरी तरह करना है कि हमारे सारे अभी के हमारे खिलाफ है, स्टेट डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ बयान दे रहा है, CNN हमारे खिलाफ दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन टाइम, सारे जो तरह हमारे खिलाफ जा रहे हैं, और इसके वो न्यायालय पर देला हो जाएगा। इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सारे 13 के 13 रिटर्निंग ऑफिसरों को तलब करें, और इसके बाद इनको भी तलब करें, DRO को भी तलब करें, उनसे स्टेटमेंट ले लें, उनसे हालिया बयान ले लें, उनसे कहा जी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, तो बस खत्म बात हो जाएगी। इस पर ये बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि 1.5-2 घंटे से टीवी पे आ रहे हैं, ये तो वफाकी हुकूमत का काम है टीवी पे आकर सफाई बयान करना। एक सियासी जमात को सफाई देने की क्या जरूरत है?
तो ये सारी चीजें मुझे नजर आ रहा है कि मैं ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे बड़े मोहतरम, हमारे सरपरस्त है, हमारे बड़े दोस्त है हमारे, अब वो हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, हम भी उनका बहुत डिफेंड करते हैं। उनकी खिदमत में हमारी गुजारिश है कि 13 के 13 रिटर्निंग ऑफिसर को कल इस संडे को तलब कर लें और उनसे पूछे भी क्या वाकया पेश है। उनका बयान आ जाएगा मुश्तरका कि जरा बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल पे जो हो रहा है इसके बारे में सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि रास्ता मौजूद है और रास्ता यही है कि इसकी तहकीकात की जाए और सबको बुलाया जाए, उन लोगों को भी बुलाया जाए जिन पे इल्ज़ाम है और ख़ास तौर पर उसको ज़रूर बुलाया जाए जिसने इल्ज़ाम लगाया है। कमर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ फयाज हसन चौहान साहब मौजूद होंगे, उनसे ज़रा पूछेंगे कि कमिश्नर पिंडी आखिर इनका हदूद अरबा है क्या। ब्रेक के बाद खुशामदीद, फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, ये कमिश्नर साहब आपके डिवीज़न के कमिश्नर हैं, आप 1-1.5 साल से सुना है इनकी तैनाती है, तो कौन है, क्या तारुफ क्या करवाएंगे? पूरी कौम जानना चाहती है कि ये आखिर हैं कौन और किस तरीके से ये इस तरफ इंक्लाइन हुए कि एक ड्यूटी इनकी थी नहीं और उस ड्यूटी के हवाले से कहते हैं कि मैंने ये काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे लियाकत चट्टा साहब हामिद नासिर चट्टा साहब की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अहमद चट्टा जो PTI के अभी मुंतखब हुए हैं MNA, उनके ये रिलेटिव भी हैं और इनके कोई मामलात जना इनके भाई की कोई हाउसिंग स्कीमें भी हैं कोई पंजाब वाली साइड पे, और इनके मामलात भी कोई जनाब हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से और जनाब ये जो बिजनेस है ज़मीनों का उसके हवाले से इनके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से हटके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ना ये RO है, ना ये DRO है, ना ये प्रिजाइडिंग अफसर है, ना ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है, इनकी डायरेक्ट किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिफाइंड नहीं है, नहीं होती कमिश्नर्स की। तो फिर इन्होंने किस अंदाज से ये चीज जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मैं जिस रात को मैंने ये किया, अगली रात को जनाब मैं खुदकशी करने लगा था, फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। तो खुदकशी का इरादा करने के बाद फिर आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? आपने 10 दिन तक इन चीजों को हाइड क्यों रखा, डिस्गाइज क्यों रखा? अब ये भी एक बुनियादी सवाल है। एक और चीज भी है लुकमा, अगर मैं आपको दूं, वो कहते हैं कि जी सोशल मीडिया का प्रेशर था मेरे पे और ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रेशर था। तो क्या एक कमिश्नर के रास्ते में ये प्रेशर रुकावट बन सकता है? तो सर यही तो सारा रोना है। अगर आप सोशल मीडिया का लेना लगे तो उससे बड़ा दज्जाली नेटवर्क जनाब इस वक्त पाकिस्तान के लिए और कोई नहीं है। 2 साल से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान की चूल्हे हिलाने के लिए 2 साल से सोशल मीडिया का सहारा ही लिया जा रहा है ना। हर किस्म की झूठी खबर, हर किस्म की फेक खबर, हर किस्म की फ्रॉड खबर, ऐसी लोगों की जिंदगियों, अब राना सनाउल्लाह साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से नंगी गंदी फोटोज बना के और वीडियोस बना के वो चलाई गई। किस को नहीं इन्होंने जनाब बख्शा सोशल मीडिया ने। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर आप फैसले करना शुरू हो जाएंगे, आप सोशल मीडिया कैंपेन की बुनियाद पे फैसले करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ पिंडी डिवीजन नहीं है ना, आपका KPK से लेके कराची तक हर जगह हर पार्टी कह रही है धांधली हुई है। अब KPK के अंदर क्या इस्लामी धांधली हुई है जो पिंडी डिवीजन के अंदर गैर इस्लामी हुई है? क्या KPK के अंदर जनाब शरी धांधली हुई है जो पिंडी डिवीजन और पंजाब के अंदर गैर शरी है? अब मुझे बताएं ना कि KPK के अंदर आपकी ANP, पीपल्स पार्टी, JUI फजल रहमान, जमात इस्लामी, नून लीग, PTIP, शेरपाओ ग्रुप, ये टोटल ये पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी, सारी की सारी कहती है धांधली हुई है। तो भाई बात ये है कि फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लियाकत चट्टा साहब ने अगर ये कहा है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है हमारे, वो आए जरा फ्रंट फुट पे। उनके ऊपर भी इल्जाम लग गया, वो क्या फ्रंट फुट पे आए चौहान साहब? उन्होंने कहा है कि वो भी शामिल है इसके अंदर। नहीं, मैं बात कर रहा हूं चीफ जनाब जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने उन पे भी इल्जाम लगाया है। अगर आप गौर से वीडियो को सुने तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी इल्जाम लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी इल्जाम लगाया। उन्होंने छोड़ा किसी को भी नहीं है। चीफ जस्टिस को क्या कहा? उन्होंने चीफ जस्टिस का भी नाम लेकर कहा है कि वो भी इस धांधली के अंदर मुलव्वस हैं, उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो आप बताए ना, तो ये अभी सारी चीजें खुलेंगी आहिस्ता आहिस्ता। 1-2 दिन में कट्ठा छट्टा, आधा कट्ठा छट्टा तो सोशल मीडिया पे ही खुल गया। जिस सोशल मीडिया के सर पे उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है, उस सोशल मीडिया में आधा तो बैकग्राउंड इनकी सारी
जनाब किरदार का और इनके मामलात का वो खुल चुका है, और बाकी आधा भी खुल जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश 2 साल से हो रही है, सोशल मीडिया के सहारे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। पाकिस्तान को इस वक्त एक इस्तेहकाम चाहिए, पाकिस्तान को इस वक्त एक मुस्तहकम सेटअप चाहिए, हुकूमत चाहिए। उसमें वो हुकूमत जरूरी नहीं है कि वो आपकी वोटों के जरिए से हो या आपकी नॉमिनेटेड हो। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ये मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान ने $30 अरब देना है अभी अगले 2-3 माह के अंदर कर्जा वापस। पाकिस्तान ने IMF के साथ वायदा ना किया तो जनाब इतना तूफान बदतमीजी आना है महंगाई का कि आपकी सोच से बाहर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का सर्वाइवल स्टेक पे लगा हुआ है। लेकिन चौहान साहब बहुत मादरत के साथ, ये गैर जमहूरी गुफ्तगू नहीं है अगर आप कहें कि जी इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था या पाकिस्तान में गैर मुंतखब हुकूमत को चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, गैर जमहूरी की बात ही नहीं है। रियासत से आगे कोई चीज नहीं है, रियासत सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने जो फिक्रा किया है वो आपने गलत उसकी इंटरप्रिटेशन, इसीलिए वजाहत मैंने कहा है कि पाकिस्तान में हर हाल में इस वक्त हुकूमत चाहिए, हुकूमत। बिल्कुल। अब कोई कहे कि हमें पार्लियामेंट नहीं चाहिए, अब कोई कहे कि हमने सड़कों पे आके जनाब मारधाड़ करनी है, अब कोई कहे कि हमने सड़कों में खुरेजी करनी है, अब कोई कहे कि हमने सड़कों पे आके रियासती इदारों को मफलूज करना है, अब कोई कहे कि हमने सड़कों पे आके जनाब पार्लियामेंट को और हुकूमत, ये जो हुकूमत का जो रिजल्ट है इलेक्शन का, उसको हमने नहीं चलने देना। तो फिर अगला ऑप्शन क्या होगा आप बताए ना। आप मुझे जमहूरियत तो ना बताए ना, मेरी सारी जिंदगी जो है ना एक सियासी कारकुन और सियासी लीडर की हैसियत से गुजरी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अब यहां तक। रियासत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रियासत के लिए जमहूरियत है, रियासत के लिए ही सारे जनाब आपके सियासी जनाब अरेंजमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ सियासी निजाम होते हैं, चाहे उसको आप ऑटोक्रेसी के, अरिस्टोक्रेसी के, जमहूरियत के, बादशाहत के, शहनशाहत के, जो मर्जी आप लफ्ज इस्तेमाल करें। जो हुकूमतें बनती हैं, जो इक्तदार होते हैं, वो आवाम को, रियासत को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। बिल्कुल। तो जब रियासत दांव पे लग जाए, जब मुल्क की दांव पे लग जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा चौहान साहब, अगर आप तज्जिया करें कमिश्नर साहब की कंडीशन का, जिस कंडीशन में उन्होंने बयान दिया, तो कोई नफसियाती दबाव लगता है? क्योंकि दो ऐसी चीजें हैं कि जो थोड़ी सी जो है ना वो नफसियाती मामलात की तरफ लग रही हैं कि एक बंदा कहे कि मुझे चौक पर फांसी दे दो, एक बंदा कहे कि जी मैं खुदकुशी का सोच रहा था। तो ये नफसियाती दबाव की बात जो आमिर मीर साहब ने की है वो कहीं दुरुस्त इस तरह भी लगती है कि अपने साथ इस तरह का हशर कोई भी नहीं चाहता कि मुझे मारो आके। तो ये तो कोई पागल ही कह सकता है कि मुझे मारो। सियासी दबाव लगता है, नफसियाती दबाव लगता है, या आपको लगता है कि कोई साजिश के किसी शिकार हुए हैं वो हिस्सा बने? सर, एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल हो रही है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मौत से लेके, लियाकत अली खान की शहादत से लेके अब तक इस पाकिस्तान में साजिशें ही हुई हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे इस वक्त चरागाह है, बैरूनी ताकतों का, और 40 मुल्कों की एजेंसियां यहाँ पे जनाब रोल प्ले कर रही हैं। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर, आपको छोड़े आप छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, वहां पर आपको जनाब बैरूनी मुल्क दुश्मन ताकतों के एहलकार जनाब हर शोबे जिंदगी के अंदर मिलेंगे। पाकिस्तान के हर अदारे, हर कोने खुदरे पे जनाब इस वक्त बैरूनी ताकतों के एजेंट बैठे हैं। बुनियादी एजेंडा यह है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। बुनियादी एजेंडा यह है कि एटमी पावर, मुसलमान एटमी पावर जो है उसको इतना कमजोर करके उसको तबाह बर्बाद करना है। उसको इस खित्ते के अंदर इंडिया की तोफैली रियासत बना के जो बचा खुचा नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह जो इन्होंने सेटअप बनाना है, ये एक पूरी साजिश है। और स्पेशली पिछले 35 साल से, जब से पाकिस्तान एटम बॉम्ब डिक्लेयर कर चुका है, उस वक्त से लेके अब तक ये एजेंडा है, और 2 साल से ये अपनी पीक पे है। आप मुझे बताएं, अमेरिका में जनवरी 2021 के अंदर जो हमारा 9 मई हुआ है उसका 1%, 99% निकाल दे, सिर्फ 1% उनका वकूआ हुआ पार्लियामेंट के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने उसकी 2 तकरीरें सुन के, अग्रेसिव किस्म की तकरीरें सुन के हमला किया। वहां रूल ऑफ लॉ था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर FIR काट के 1150 बंदों के खिलाफ, और 3 महीने के अंदर 950 बंदों को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद देके परे पारा। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हम 2 साल से यहां पर हम जनाब उनको दुल्ला भट्टी, उनको जनाब सीरो गुजर और उनको लाखा डाकू बना के हीरो बना रहे हैं। हम 2 साल से जनाब उनको मफरूर करवा के उनकी जमानतों पे जमानतें 9 मई के 450 वाकयात में से आज मैं खुदा की कसम वो वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में मियां वाली एयर बेस की एक दीवार गिराई, फिर दूसरी दीवार गिराई, और JF थंडर
उसको आग लगाने लगे। वो खुदा के बंदों, किसी एक को सजा हुई? यहां पर प्री प्लान ये साजिश है। अदलिया में भी टाउट बैठे हैं, अदारों में भी बैठे हैं, सियासत में भी बैठे हैं, वो आलमी ताकतों के जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और 2 साल से यहां पे एक दादी वेड़ा लगा हुआ है, एक यहां पे कुत्ता चीकी लगी हुई है, किसी को कोई किसी किस्म की सजा। और इस तरह बेढंगे तरीके से चीजों को चलाया गया पाकिस्तान की अदलिया में ही। उन मफरूरों को जिनकी वीडियो सरेआम बच्चे के हाथ में है कि वो पाकिस्तान की आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला आवर हुए हैं, उनको मफरूर है, पीओ लगी हुई है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सबसे खतरनाक दफा होती है, उनको इजाजत मिल रही है अदालतों से, अदालती सिस्टम से कि जनाब आप इलेक्शन लड़े, आप एमएनए बने, आप एमपीए बने, ताकि आप जब बनेंगे तो फिर पाकिस्तान के इन बच्चों को जो इस वक्त छोटे छोटे हैं उन्हें एक तालीम और तरबियत मिलेगी कि रियासत के खिलाफ बगावत करो, हाथ में अपना कानून लो, घेराव जलाओ की सियासत करो, दूसरों की मां बहन की इज्जत को दांव पे लगाओ और उसके बाद हीरो बनो, एमएनए, एमपी और वजीर और मशीर बनो इस मुल्क के अंदर। अच्छा, तो कल्चर आप हुआ 2 सालों में पाकिस्तान। अच्छा चौहान साहब, ये फरमाइएगा कि आप खान साहब के साथ भी रहे हैं, खान साहब से मंसूब एक बात है कि वो फतेह मक्का यानी कि सबको माफ करने की बात कर रहे हैं, वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो खान साहब की अगर जाती जिंदगी को देखा जाए तो आप समझते हैं कि खान साहब सियासी चाल चल रहे हैं या उनकी इस बात में कोई हकीकत भी है? यार कौन सी रिकंसिलिएशन यार, कहाँ की रिकंसिलिएशन? अपनी तरफ से ही जनाब वो बैठ के या सोशल मीडिया पे वो जनरल साहिर शमशाद का चला दिया 9 मई को, वो सऊदी अरब में थे, 8 के रिजल्ट आए, पूरी फौज हिल गई, रियासत हिल गई, एस्टैब्लिशमेंट हिल गई और सीजेएस जनाब फौरन पहुंच गए। वो सऊदी अरब थे, वो जिस दिन ये खबर चल रही थी उस दिन वो सऊदी अरब थे, वो पाकिस्तान में थे ही नहीं। सर 2 साल में जितना दज्जालपुना और काफराना अंदाज से झूठ बोल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और उसकी क़यादत ने किया है, मेरी आपकी सोच से बाहर है। आपकी 100 में से 98 जो है ना वीडियोस और पोस्टें जनाब वो फेक होती है, फेक। पिछले 2 साल से खसूसन क्या है, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। चरागाह है ये पाकिस्तान, बाहर की एजेंसियां चला रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं, चीजें चल रही हैं, वो अपनी तरफ से ही फैसले करने लगे हुए हैं। लेकिन चौहान साहब ये भी तो हो सकता है ना कि वो बदल गए हो सकता है जेल में सोच लिया, हो सकता है जेल में पढ़ लिया, हो सकता है जेल में। मैं 17 साल जितना उनको जानता हूं सर, आप बताएं इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर कोई सियासी मुखालिफ बचाओ, कोई सियासी मुखालिफ। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरे हलके में मेरा सियासी मुखालिफ जो आज भी जीता है, जिसने पहली दफा मुझे हरा के बना 10 साल एमपीए, फिर मैंने उसको हराया, उसके खिलाफ जेन्युइन अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की करप्शन, लूटमार, हर चीज की जनाब चीजें मौजूद थी। मैंने इस पे दिलचस्पी नहीं ली कि मैं क्यों जनाब उसके खिलाफ जनाब ये करूं कि वो कहे कि मेरे खिलाफ जनाब कोई इंतकामी कार्रवाई हुई है। अदालतें करें, अदारे करें, पुलिस करे, इंतजामिया करे, मैं क्यों करूं? मैंने नहीं किया। मैंने 5 साल उसको हाथ नहीं लगाया, उसके खिलाफ 1% भी ना एसएचओ से लेके सीपीओ तक, आरपीओ तक, कमिश्नर को लेके किसी जनाब पटवारी को भी मैंने कुछ कहा हो। और भाई मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंट जो ना वो नेगेटिव होंगे। तो क्या हमारे उस वजीर आजम को नहीं पता था कि वो हर बंदे को टूंग रहा है? फरियाल तालपुर को ईद की चांद रात को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा को आप उसके बाप के सामने गिरफ्तार कर रहे हैं, आप बुला बुला के बशीर मेमन को और आप कहते हैं यार इनको बस सुन नहीं जाओ। बाजवा साहब से क्यों हालात खराब हुए पता है आपको? बाजवा साहब को 2019, अभी 4 महीने हुए थे हुकूमत बने, 2019 जनवरी में बुला के कहते हैं कि भाई जी मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जितने लोग हैं, क्योंकि मुझे मैंडेट मिला है साहब का, ये जितनी अपोजिशन है सबको जेलों में डालो। बाजवा साहब ने कहा वजीर आजम साहब मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाँ, मैं कोई आईजी पंजाब नहीं है, बिल्कुल ना मैं आरपी और सीपी हूं, ना मैं कोई किसी सेशन जज हूं, ना मैं चीफ जस्टिस हूं कि मैं इनको बुला के इनके खिलाफ फैसला सुनाऊं। उधर से इनकी आपस में जनाब इख्तलाफ पैदा हुआ, वो जो बीज लगा था इख्तलाफ का वो बढ़ते बढ़ते फिर जिस तरह चीजें चली। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम इख्तिताम होता है सिर्फ इसी बात के साथ जो चौहान साहब ने भी कहा कि इंतकाम पाकिस्तान को इस दहाने पर ले आया है कि लोग किसी की बात पर एतबार करने पर तैयार नहीं, यानी कि सियासत ने इस हद तक तकसीम कर दी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।